हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम ज्योग्राफी की एक सीरीज को लेकर के चल रहे थे और हमने 4 से 5 क्लासेस वहां पर अटेंड की थी। हमने वहाँ पे कुछ टॉपिक अटेंड किए थे, जैसे कि क्या था, सोलर सिस्टम, इंटीरियर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, और उसमें वोल्केनो वगैरह भी थे। फिलहाल आज जो है हम इन्हीं टॉपिक से जो है क्या करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं और हम यह देखेंगे कि हम जो है कितने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो हमें यह देखना है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह जो वीडियो है इसकी लिंक जो है अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं। तो बिना टाइम को हम बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि समय ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम समय को बचा कर चलेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, यानी कि पृथ्वी की रेडियस कितनी है। तो आपको याद ही होगा कि पृथ्वी की रेडियस, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और ये है कितनी भाई, लगभग 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो हम सपोज करते हैं ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, तीन परत, तीन लेयर यहाँ पे होती है। कौन कौन सी होती है? क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, और कौन होती है? कोर होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी सबसे भीतरी परत यानी सबसे अंदर वाली परत कौन सी है? कोर है। तो यहाँ पे कोर क्या हो जाएगा? अच्छा, कोर को भी हम दो प्रकार से बांट देते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आउटर कोर, एक हो जाएगा इनर कोर। तो सबसे भीतर अंदर वाली कौन सी है? इनर कोर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्रस्ट इज थिकेस्ट अंडर, यानी भूपर्पटी जो है सबसे अधिक मोटी जो है वह कहां पर होती है? तो क्या वो ओशन में होती है, प्लेन में होती है, प्लेट्यूज में होती है, या फिर माउंटेन्स में होती है? तो ऑब्वियसली ये कहां पे होगी? ये हमारी होगी माउंटेन्स पे, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि महाद्वीपीय भूपर्पटी जो है इसकी मोटाई कितनी है, यानी जो हमारी क्या है, क्रस्ट है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी थिकनेस लगभग कितनी है? तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है इसकी थिकनेस मानी जाती है 10 से 20 किलोमीटर जो है वह मानी जाती है। वहीं पे बढ़ते हैं आगे अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, यह दिया गया है कि द लेयर बिलो द क्रस्ट इज नोन एज। तो क्रस्ट के नीचे जो लेयर होती है, फिर से वही देखते हैं, क्या है भाई? क्रस्ट है, और उसके बाद क्या है? मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो क्रस्ट के जस्ट नीचे कौन सी है? आप देख पा रहे होंगे, मेंटल है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही होने वाला है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या है कि मेंटल जो है मुख्यतया किससे बना हुआ है? तो मेंटल किससे बना हुआ है? हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कि हमारी जो क्रस्ट है, क्रस्ट किससे मिलकर बनी हुई है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है। और जो मेंटल है या किससे? तो यह मिलके बनी हुई है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। और ये किससे, यानी जो हमारी क्या है, कोर है, या किससे मिलके बनी हुई है? यह मिलके बनी हुई है निकल प्लस फेरस से मिलके बनी हुई है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेंटल। तो मेंटल किससे मिलके बनी हुई है हमारी? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है हमारा भाई कि भूपर्पटी और मेंटल की सीमा क्या कहलाती है? तो भूपर्पटी और मेंटल की सीमा क्या कहलाती है? तो हम पहले यहाँ की बाउंड्री को जान लेते हैं। ये क्या है हमारी? ये है भाई हमारी क्रस्ट है। ये क्या है? मेंटल है। और ये क्या है? हमारी कोर है। अच्छा, यहाँ पे सीमाओं की बात हो रही है, यानी जो लाइन क्या करती है, इनको सेपरेट करने का काम करती है। इस लाइन की बात हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं असंबद्धता कहते हैं, और क्या कह देते हैं? डिसकंटिन्यूटी कह देते हैं। तो जो क्रस्ट और मेंटल को जो है डिवाइड करती है, इसको कौन सी असंबद्धता कहते हैं? इसको कहते हैं मोहो या फिर मोसिविक असंबद्धता कहते हैं। और ये जो क्या करती है, मेंटल और कोर को डिवाइड करती है, इसको कौन सी असंबद्धता कहते हैं? तो इसको साथियों कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है हम कहते हैं। तो
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट और मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल को कौन डिवाइड कर रही है भाई हमारी, वह कर रही है मोहो। मोहो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि कोर मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, तो हमने अभी जाना कि जो हमारा कोर है भाई, कोर वह किससे मिलके बना हुआ है, निकिल, निकिल प्लस किससे मिलके बना हुआ है, मिलके बना हुआ है। तो निकिल और फेरस, निकिल और आयरन कहाँ पे है, तो आयरन और निकिल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग कितना होता है, तो पृथ्वी के जो कोर है, पृथ्वी का जो कोर है इसके लगभग तापमान की बात करते हैं तो वह कितना होता है साथियों, 5000 डिग्री सेल्सियस जो है इसके कोर का टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है, तो अब इसकी सबसे आउटर लेयर होगी, कौन होगी हमारी भाई, वह होगी हमारी क्रस्ट। कौन सी होने वाली है, वह होने वाली है हमारी क्रस्ट जो है क्या होगी इसकी, यानी जो हाँ क्रस्ट क्या होगी, या इसके चुंबकीय क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी अकाउंटेबल होने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाह्य कोर जो होता है किस अवस्था में होता है, तो हम मान लेते हैं ये कोर है, क्या है भाई हमारा कोर है, ये है हमारा क्रस्ट है, फिर से ये मेंटल है और ये क्या है कोर है। कोर जो होता है दो होता है, एक होता है हमारा आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। तो ये कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, कैसा होता है सेमी सॉलिड। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। सेमी सॉलिड का मतलब ना तो सही से सॉलिड होता है और ना सही से क्या होता है, लिक्विड होता है। सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो सिचुएशन होती है दैट विल बी सॉलिड। और आगे क्वेश्चन दिया गया लिथोस्फीयर में शामिल क्या है, तो लिथोस्फीयर में क्या शामिल है भाई, लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, क्रस्ट को ही कहते हैं। तो क्रस्ट हमारी क्या हो जाने वाली है, सही हो जाने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन। आंतरिक कोर होता है, तो आंतरिक कोर जो है कैसा होता है भाई, कोर ऑब्वियसली कैसा होने वाला है, तो कोर जो है हमारा सेमी जो है लिक्विड होने वाला है, कैसा होने वाला है, सेमी लिक्विड जो है कोर होने वाला है। वहीं पे बढ़ते हैं आगे। आगे के यहाँ पे क्या दिया गया है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे स्थित होता है, तो हमने जाना था उसी दिन की एस्थेनोस्फीयर हम लोग इसे कहते हैं, तो इसको तो हम लोग कह देते हैं लिथोस्फीयर, क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर कह देते हैं। और जो हमारा कौन सा मेंटल का अपर पार्ट होता है, मेंटल का जो हमारा मेंटल का अपर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर जो है कह देते हैं। तो मेंटल का जो है, मेंटल कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे होता है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा हमारा मेंटल में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल ही सही होने वाला है, मेंटल में ये पाई जाती है। आगे क्या दिया गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक मिनट रुकिएगा, चेंज कर लेते हैं भाई। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में कौन सी तरंगे सहायक होती हैं। अगर हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना है तो कौन सी तरंगों का हम अध्ययन करेंगे, तो जो है हम सीज्मिक जो वेव्स होती हैं, सीज्मिक वेव्स यानी जो भूकंप से वेव्स निकलती हैं, उनका हम उनकी स्टडी करने वाले हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पी तरंगे किस माध्यम से गुजरती हैं, पी तरंगे यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और ये ऐसी तरंगे होती हैं जो कि चाहे वह सॉलिड हो, चाहे वह लिक्विड हो, या फिर वह गैस ही क्यों ना हो, तीनों मीडियम से क्या हो सकती हैं, ये पास हो सकती हैं। तो पी तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती हैं, सॉरी लिक्विड गैस, क्या तीनों कहीं पे है, नहीं है, तो सॉरी लिक्विड है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। यहाँ पर अगर हम गैस को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 17 यानी 17वें क्वेश्चन पे, एस तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती हैं, एस तरंगे, एस तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एस जो वेव्स होती हैं, एस वेव्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। कौन सी वेव कहते हैं, तो सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और सेकेंडरी वेव्स जो है या केवल किससे पास होती हैं, तो सॉलिड से पास होती हैं। यहाँ पे इस तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती हैं, तो सॉलिड से तो गुजरती हैं, बाकी इन तीनों से नहीं गुजरती हैं, इन तीनों से नहीं गुजरने वाली हैं, यानी यही क्या होने वाले हमारे तीनों की तीनों यहाँ पर सही होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर गुटेनबर्ग असंतता अलग करती है, तो गुटेनबर्ग फिर से वही फिगर बनाते हैं भाई,
यहाँ पे है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, कोर हो गया। इसको अलग करने वाली यानी क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन का क्या नाम था? तो उसका नाम था मोहो डिसकंटिन्यूटी। और इसको मेंटल और कोर को अलग करने वाली का नाम क्या था? तो उसका नाम था गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग किसको किसको अलग करती है? मेंटल और कोर को। क्या मेंटल और कोर जो है हमारी किसी ऑप्शन में है? मेंटल और आउटर कोर जो है, या बिल्कुल ही सही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन, कौन राइट जो असंतता है या कहां पे पाई जाती है? तो इसको भी क्या करते हैं, फिगर बना के समझते हैं भाई कौन सा है, कौन रेडो है, कौन रेडो या कौन राइट जो है। तो हम क्या करते हैं, बढ़िया सा फिगर एक बना लेते हैं। ये हो गई क्रस्ट। क्रस्ट को दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। एक हो जाती है अपर क्रस्ट, एक लोअर क्रस्ट। ऐसे ही मेंटल को बांट देते हैं, ये हो गई अपर क्रस्ट, ये हो गई लोअर क्रस्ट, ये हो गई अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल हो गई भाई। और उसके बाद ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई आउटर कोर हो गई, ये क्या हो गई, इनर कोर हो गई। तो इनको अलग करने वाली लाइन के नाम क्या करते हैं, जान लेते हैं कौन सी लाइन जो है किसको अलग करती है। तो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है अपर कोर और लोअर कोर को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? तो वह है कोन रेडो है। और वहीं पे इनको यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? तो इनका नाम है रेपेटी। क्या है? रेपेटी है। और इनको अलग करने वाली यानी आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? तो वह है साथियों लेहमैन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो कौन राड है या किसको जो है कहां पे पाई जाती है? तो कौन राड अगर आप देख रहे होंगे तो ये कहां पे पाई जा रही है, हमारी क्रस्ट में पाई जा रही है। क्रस्ट यानी ऑप्शन नंबर सी है। किसको अलग करती है? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने का काम कौन करती है? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने का काम हमारी करती है कोनरेडो डिसकंटिन्यूटी यानी कोनराड जो है असंबद्धता करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का कोर लगभग कितनी गहराई पर शुरू होता है? तो पृथ्वी का कोर जैसा कि आप सभी जानते हैं इसकी शुरुआत होती है 2900 किलोमीटर के आगे से। इसकी शुरुआत होती है किसकी? कोर की होती है। इसके पहले कौन होता है? मेंटल होता है। और जो हमारी त्रिज्या होती है वह कितनी हो जाती है? तो 6371 या फिर 6370 हो जाती है। यह हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सी परत लोहे से सबसे अधिक समृद्ध है, यानी लोहा कौन सी परत में पाया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि ये जो हमारी क्या होती है, ये जो हमारी कोर होती है, यहाँ पे पाया जाता है निकिल प्लस फेरस, यानी कि आयरन जो है यहाँ पर भर भर के पाया जाता है। तो कौन सी हमारी हो गई भाई? कोर। कोर कहाँ पे है? सी जो है हमारा बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मैग्मा मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? मैग्मा एक मोल्टेन फॉर्म है। और मोल्टेन चीजें कहां पे पाई जाती हैं? तो सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं मेंटल में। मेंटल में जो है कैसी होती हैं? मोल्टेन चीजें पाई जाती हैं, पिघली हुई। यानी कि जो हमारा मैग्मा है, तो मैग्मा कहां पे पाया जाएगा? तो मैग्मा जो है वह हमारा पाया जाएगा साथियों हमारा किसमें? मेंटल में जो है पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। पृथ्वी का घनत्व किस दिशा में बढ़ता है? तो पृथ्वी का घनत्व जैसे जैसे हम क्या करते हैं भाई, पृथ्वी से उसकी जो आंतरिक सतह है वहां की ओर जाते हैं, यानी कोर की ओर जाते हैं, तो उसके घनत्व में क्या होता है, यानी उसकी डेंसिटी जो है उसमें क्या हो जाता है? बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। तो ये हमें याद रखना है कि अगर ये पृथ्वी है तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है? डेंसिटी जो है वह डेंसिटी में क्या होगी? कमी होगी। और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? डेंसिटी जो है हमारी इसमें क्या होगी? बढ़ोतरी होने वाली है। ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। और 24 में क्या दिया गया है कि महासागरीय भूप्रपट्टी, महासागरों में जो भूप्रपट्टी है इसकी विड्थ लगभग कितनी हो जाती है? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 5 से 10 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ हो जाती है, या हमें याद रखना है। वैसे तो भूप्रपट्टी जो है इसकी विड्थ तो लगभग जो है 100 किलोमीटर होती है, लेकिन बात हो रही है किसकी? तो ये हो रही महासागरीय भूप्रपट्टी की। महासागरों पे सबसे कम होती है, सर्वाधिक कहाँ होती है? तो सर्वाधिक जो होती है वह होती है हमारा साथियों पर्वतों पर। कितनी होती है? पर्वतों पर सर्वाधिक जो चौड़ाई है होती है किसकी? भूप्रपट्टी की। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सी परत जो है कमजोरी का क्षेत्र कहलाती है? यानी कौन सी परत को हम लोग क्या कहते हैं? कमजोरी का क्षेत्र कहते हैं। कमजोर परत कौन सी होती है? वह होती है हमारी लिथोस्फीयर जो है वह हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो पहली बात तो भूकंपीय तरंगों को ही क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं सीज्मिक वेव्स। क्या कहते हैं, सीज्मिक वेव्स कहते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि की स्टडी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, इनकी स्टडी को हम लोग कहने वाले हैं सीज्मोलॉजी जो है वह कहने वाले हैं। तो सीज्मोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही होने वाला है। और यहीं पे इनका मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट किससे करते हैं, यानी मापन किससे करते हैं, तो सीज्मोग्राफ से करते हैं। किससे करते हैं भाई, सीज्मोग्राफ से करते हैं। और कौन सी स्केल का यूज करते हैं, तो हमने दो स्केल के बारे में जाना था। एक थी हमारी कौन सी, रिक्टर स्केल, और एक कौन सी थी, मर्केली स्केल थी। कौन सी थी, मर्केली स्केल थी। रिक्टर स्केल में हमने जाना था कि ये क्या करता है, ये जो है मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और जो हमारी मर्केली स्केल है किसको मेजर करती है, तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, क्या 27 है। वो प्रॉपर्टी किससे बनी होती है, तो भाई क्रस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल कौन सा है इसमें, सियाल सही होने वाला है। क्रस्ट इज मेड ऑफ सियाल, सीमा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, सियाल होगा। यानी सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से यह मिलकर के बनी होती है, यह हमें याद रखना है। पढ़ते हैं आगे मेरे भाई, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में निफे, निफे यानी कि क्या दिया गया भाई, Ni से निकिल हो गया, और Fe से क्या हो गया, फेरस यानी आयरन। तो निकिल और फेरस या फिर आयरन कहाँ पे है, निकिल और आयरन, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। मेंटल लगभग किस गहराई तक फैला हुआ है, तो अभी हमने जाना भाई कितनी गहराई तक है, 2900 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, मेंटल जो है या फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, हमारा 30 है। पृथ्वी की सबसे पतली परत, वही सबसे बाहरी परत को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी की सबसे पतली होती है। क्रस्ट हुई क्या होती है, सबसे पतली होती है। अच्छा, सबसे चौड़ी कौन सी होती है, यह हो जाती है मेंटल हो जाती है। कौन सी हो जाती है, मेंटल। तो ये है सबसे थिन और ये है सबसे थिक, या हमें क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पतली पूछा है, तो सबसे पतली कौन सी होने वाली है, क्रस्ट होने वाली है साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। वायुमंडल किसका मिश्रण होता है, वायुमंडल जो है भाई किसका मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण होता है। जहां पे नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है कितने परसेंट पाई जाती है, तो जो ऑक्सीजन है या कितने परसेंट पाई जाती है साथियों, 21% पाई जाती है। बाकी अदर गैसेज जो है वह 1% जो है हमारी पाई जाती है। तो 1% में क्या हो गई, जितनी भी अदर गैसेज है वह सभी इसमें पाई जाती है। तो यह भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। ये इनका कंपोजिशन रहा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, अभी हमने जाना कौन सी थी भाई, नाइट्रोजन थी। कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल ही सही होने वाला है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट, बिल्कुल ही हमने कर लिया है पहले ही। कितना है भाई, 78 है, तो इसको करने की आवश्यकता ही आपको नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, ये भी हमने अभी कर लिया। कितना है भाई, 21%। और क्वेश्चन नंबर आ गया 35, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका परसेंटेज हमें याद रखना है। कितना है, 0.03%। अब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे आता है, 0.3%, 0.003% और 0.03%। तो हमें क्या याद रखना है, ये हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। यानी 0.03% जो है सही होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 6 है। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो वायुमंडल बना ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, कितनी लेयर होती है, जल्दी से बताइएगा, 5 लेयर होती है। कौन कौन सी, एक होती है ट्रोपोस्फियर, एक होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, एक होती है हमारी मीजोस्फियर, एक होती है हमारी थर्मोस्फियर, और सबसे लास्ट में कौन सी होती है, एक्सोस्फियर। अब यहीं पर कह रहा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो है वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर का जो ऊपर वाली एरिया है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर जो है यहीं पे पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमको जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, कौन सी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि यूवी जो रेज है, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, तो वह हमको ओजोन लेयर करती है। तो यह हमें बिल्कुल ही याद रखना है भाई। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है साथियों, तो ओजोन लेयर जो है यह पाई जाती है हमारी, कहां पे पाई जाती है, तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है भाई, कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे नीचे कौन सी थी, तो तुरंत देखिए भाई, सबसे नीचे हमारी कौन सी थी, सबसे नीचे थी हमारी ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर ऑप्शन में है क्या, अगले वाले में,
सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। बढ़ते हैं आगे। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो हमने पहले ही बताया था कि जो सभी मौसमी घटनाएं हैं वह भाई कहाँ पे होती हैं? वह होती है ट्रोपोस्फियर में। कहाँ पे होती है साथियों? ट्रोपोस्फियर में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। सभी की सभी जो मौसमी घटनाएं हैं या कहाँ पे होती हैं साथियों? तो यह होती है ट्रोपोस्फियर में जो है होती है। तो ट्रोपोस्फियर हमारा सही होने वाला है। चाहे वह क्या हो, बारिश हो, चाहे वह आंधी हो, तूफान हो, साइक्लोन हो, सुनामी हो, सबकी सब चीजें कहाँ पे जो है होती हैं? तो यह होती है हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फियर में होती है। बढ़ते हैं आगे। क्या दिया गया है भाई? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा यानी कि ट्रोपोस्फियर की जो ऊपरी सीमा है इसको क्या कहते हैं? तो साथियों इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज जो है कहते हैं। ये जो लाइन है इसी को क्या कह देते हैं हम लोग? ट्रोपोपॉज जो है या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। यानी यहां से इसकी जो सीमा है वह समाप्त हो जाती है। तो कौन सा सही होने वाला है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर जो है, अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, दैट विल बी ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज, व्हिच वन? बी1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। कौन सी परत है भाई जहां पे तापमान क्या है? घटता है। तो सबसे पहले कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। फिर भाई मीजोस्फियर है। तो ट्रोपोस्फियर में ही क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग क्या होता है ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे इसकी टेम्परेचर में क्या होती है? गिरावट देखने को मिलती है। तो कौन सा स्फीयर हो गया हमारा? ट्रोपोस्फियर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। 41 क्वेश्चन। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त है क्योंकि? तो हम जानते हैं कि भाई हवाई जहाज जो है कहाँ पे उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज जो है कहाँ पे उड़ते हैं साथियों? हवाई जहाज जो है ये हमारे उड़ते हैं कहाँ पे? तो ये जो है उड़ते हैं बिल्कुल ही हमारे कौन से स्फीयर में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन से स्फीयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। अब स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं किस लिए उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? क्या यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते इसलिए उड़ते हैं, या फिर यहाँ पे ओजोन का प्रेजेंस होता है इसलिए, या यहाँ पे स्टेबल एयर कंडीशन होती है, या फिर हाई टेम्परेचर होता है? तो ऑप्शन जो है कौन सा सही होने वाला है? सी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो एयर कंडीशन है वह बिल्कुल ही क्या होती है? स्टेबल होती है, यानी स्थायी होती है। और इसमें बाकी तो यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं होते हैं। एक ये भी हो सकता है, लेकिन अगर बात करें कि एप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, तो एप्रोप्रिएट एकदम सही आंसर जो है होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एयर की कंडीशन स्टेबल होती है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पहले ही जान गए हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से जो है बचाने का काम ये हमको करती है। पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम कौन करता है? तो अल्ट्रावायलेट ये जो है हमारी ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं। O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से फॉर्मेशन होता है। इसके लिए क्या होती है भाई? इसके लिए जो है क्या होती है? एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसके लिए जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है। कब होती है? तो यह होती है 16 सितंबर 1987 को। कहाँ पे होती है? यह होती है हमारी मॉन्ट्रियल में होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसीलिए इसे हम कह देते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कह देते हैं भाई? इसीलिए इसे हम कह देते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ पे है? तो यह है कनाडा में। कहाँ पे है भाई? कनाडा का एक प्लेस है मॉन्ट्रियल, वहां पे चीजें होती हैं। ये हमें याद रखना है। फिलहाल जो है इससे जो है कौन सा कैंसर होता है, अगर ये हमारे ऊपर पड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली कौन सा कैंसर होने वाला है साथियों? स्किन कैंसर जो है वह हमको हो जाएगा। तो इसलिए जो है जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पे पूछा जाए कि ओजोन लेयर में क्या हुआ था? जो होल हुआ था इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था, होल को इन्वेंट किया था भाई इसने फॉरमैन ने। किसने इन्वेंट किया था? फॉरमैन ने। अच्छा, इसके लिए कौन चीजें रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी गैसें हैं? तो कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल है? उनको हम कहते हैं CFCs, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये सारी जानकारी हमको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है क्योंकि? तो मध्यमंडल जो होता है सबसे ठंडा होता है। क्यों होता है? क्या यहाँ पे जो है हाई प्रेशर होता है? यहाँ पे क्या गैसें कम होती हैं? क्या यहाँ पे वेरी थिन एयर है? या यहाँ पे हाई ओजोन है?
या इसका आंसर जो सही आंसर होने वाला है साथियों वह होने वाला है हमारा वेरी थिन एयर। यहाँ पे बहुत ही कम एयर जो है वह होती है। सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 44 है वह क्या है कि मेटर्स बोर्न इन विच लेयर। तो मेटर्स यानी कि उल्का पिंड का कहां पे मोए मोए होता है, यानी जो मेटर्स है, मेटर्स जो है, मेटर्स इनका जो मोए मोए है कहाँ होता है, कहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं। तो ये भाई खत्म हो जाते हैं हमारे कौन से स्फीयर में, हमने आपको बताया था ये रहा ट्रोपो, ये रहा हमारा स्ट्रेटो और ये रहा मीजो यानी मध्य मंडल में। कहां पे, यहाँ पे जो उल्का है, उल्का का क्या हो जाता है, उल्का का मोए मोए कहाँ होता है भाई, तो ये यानी कहां पे खत्म हो जाते हैं, मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल में। तो मीजोस्फीयर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। यानी उल्काएं किस परत में जलती हैं, उल्काएं जहां पे जलती है उसको क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर। अच्छा, उल्काओं को कहते हैं मेटर्स, और जब ये जलती है तो उसको मेटेराइट कहते हैं, और जब पृथ्वी पर गिर जाती है तो उसे हम मेटेराइट कहते हैं। यह भी हमें जानते रहना है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। किस परत में तापमान तीव्रता से बढ़ता है, कौन सी परत है जहां तापमान तीव्रता से बढ़ता है, तो थर्मोस्फीयर है क्या कहीं पे, थर्मोस्फीयर में जो तापमान है वह बहुत तेजी से बढ़ता है। थर्मोस्फीयर हमको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, आयन मंडल महत्वपूर्ण है। तो आयन मंडल में क्या होता है, हम सभी जानते हैं यह जो है क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स को क्या करता है, या रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। यानी जो हमारी इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है उसको बनाए रखने का काम कौन करता है साथियों, तो उसको बनाए रखने का काम करता है हमारा कौन, ये करता है आयनोस्फीयर, जो कि थर्मोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। आयनोस्फीयर कहां पे रहता है भाई, थर्मोस्फीयर में जो है यह पाया जाता है, यह हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया गया है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, हमने अभी जाना आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि द एक्सोस्फीयर इज द, यानी बहिर्मंडल क्या है, तो बहिर्मंडल क्या है भाई, बहिर्मंडल जो है कोल्डेस्ट है, डेंसेस्ट है कि अपर मोस्ट लेयर है कि स्टॉर्मी लेयर है। ऑब्वियसली सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है, जो है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर क्या है, सबसे ऊपर जो लेयर पाई जाती है वही क्या है, ये बाहर वाली जो लेयर है एक्सोस्फीयर इसको कहते हैं। ये क्या हो गई हमारी, वो हो गई हमारी सबसे बाहर वाली आउटर लेयर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है भाई, 49 क्वेश्चन, वायु दाब घटता है। वायु दाब कहाँ पे घटता है भाई, तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे, अच्छा सॉरी, जैसे जैसे क्या होता है भाई, जैसे जैसे हमारा क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है इसमें इंक्रीमेंट होता है तो वायु दाब क्या हो जाता है, घटता है। वायु दाब यानी एयर जो हमारा क्या है, सॉरी, एयर प्रेशर जो है, गिव मी 1 मिनट, एयर प्रेशर जो है या क्या हो जाता है भाई, या घट जाता है। तो किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। वायु दाब कब घटता है, जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे वायु दाब जो है बिल्कुल ही घट जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है साथियों कि द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हीट, एटमॉस्फेयर की हीट का मेन सोर्स क्या है, तो सनी अंकल है। कौन है भाई, सन है। कौन है, सूर्य जो है या एटमॉस्फेयर की हीट को बरकरार रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है, दहन में सहायक है, दहन यानी जलने में, दहन यानी जलने में, यानी कौन सी गैस है जिसके बिना चीजें जल नहीं सकती हैं, जीवन दायनी, यानी जीवन दायनी कौन है, ऑक्सीजन है। इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं जीवन दायनी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्राणवायु भी इसी को हम कहते हैं। तो यह भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है, 50 कौन सा है, सेकंड नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी है। क्योंकि क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तब क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका ओरिजिनेशन होता है। तो ये हमें याद रखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो वह रिस्पॉन्सिबल है हमारी कौन सी है, तो वह है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह रिस्पॉन्सिबल है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 53 नंबर क्वेश्चन, कि वायुमंडल में धूल कण सहायक होते हैं। वायुमंडल में धूल कण क्या करते हैं, तो वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं क्या कूलिंग करने का काम करते हैं, क्या हीट करने का काम,
रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं या फिर कंडेंसेशन करने का काम करते हैं? तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। बी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी यानी कि रिफ्लेक्शन जो है ये सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, आर्द्रता का अर्थ क्या है? आर्द्रता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कह देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि एयर में जो है, एयर में कितना ज्यादा वेपर है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो वायु है वहां पे नमी की क्या मात्रा है, उसी को क्या कह देते हैं, वायु में नमी की मात्रा। कोई पूछे कि आर्द्रता क्या है, तो आर्द्रता जो है भाई वायु में क्या है, वायु में नमी की मात्रा को ही क्या कह देते हैं, वायु में नमी की जो मात्रा है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कह देते हैं। बढ़ते हैं आगे भाई, आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 55 है। किस परत में तापमान लगभग स्थिर रहता है? तो हमने अभी बताया, जो हमारा मेसोस्फीयर है वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, लगभग जो है स्थिर ही रहता है। तो मेसोस्फीयर जो है बिल्कुल ही सही हो जाना है। आगे दिया गया है जेट स्ट्रीम कहाँ पे पाई जाती है? तो एरोप्लेन कहाँ पे उड़ती है साथियों? एरोप्लेन जो है दूसरे वाले में, यानी कि स्ट्रेटो में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी एयर जेट्स होते हैं वह कहाँ पे उड़ते हैं, वह उड़ते हैं हमारे कौन से वाले में, वह उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या इसमें कहीं पे है क्या, स्ट्रेटोस्फीयर तो लगभग अपर ट्रोपोस्फीयर या फिर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर दिया गया है, यानी बी जो है सही हो जाएगा। वैसे एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो वह हमारा हो जाएगा साथियों स्ट्रेटो स्फीयर जो है या सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे 57 नंबर क्वेश्चन पे। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या होती है? भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई हो 16 से 18 होती है। तो हम क्या कर देने वाले हैं, 16 जो है 16 किलोमीटर जो है कर देने वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। बढ़ते हैं आगे भाई, आगे क्या दिया गया, किस परत में वायु का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा वायु कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑब्वियसली कहाँ पे पाई जाएगी, सबसे जो निचला वाला होगा, निचला वाला कौन सा है, ट्रोपोस्फियर जो है। वायु का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे होता है भाई, क्षोभ मंडल जिसको हम लोग कहते हैं वहां पे ये होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है कि कौन सी गैस दहन में सहायक नहीं है, जो जलने में बिल्कुल ही सहायक नहीं है? तो हाइड्रोजन भी जलने में सहायक है, ऑक्सीजन भी है, ऑब्वियसली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और नाइट्रोजन भी है। जलने में जो सहायक नहीं है वह कौन सी है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जलने में सहायक नहीं है, या हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं साथियों, मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेट के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। वहीं पे पृथ्वी यानी कि जियो मीन्स अर्थ की स्टडी को क्या कहते हैं, तो जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी कहते हैं। और ओशन की स्टडी को क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी कहते हैं। यह भी हमें जानते रहना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा मेट्रोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सौर मंडल किसका भाग है? सौर मंडल जो है किसका भाग है, मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। किसका भाग है भाई, मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है, यह हमें याद रखना है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है 62 नंबर क्वेश्चन कि सौर मंडल का केंद्र कौन है, सौर मंडल का सेंटर कहाँ पे होता है? तो ऑब्वियसली सन के पास होता है। किसके पास होता है, सन। यानी जो सोलर सिस्टम, इसका हेड कौन होता है साथियों? तो इसका हेड जो होता है वह हो जाता है हमारा सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य एक है, क्या सूर्य प्लानिट है, क्या सैटेलाइट है, या फिर जो है स्टार है, या फिर एस्टेरॉइड है? ऑब्वियसली सूर्य क्या है, एक प्रकार का स्टार है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो न्यूक्लियर जो है फ्यूजन। क्या है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको साथियों हम लोग अपने शब्दों में कह देते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कह देते हैं भाई, नाभिकीय संलयन। यानी सूर्य में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाभिकीय संलयन। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वह क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, हो जाते हैं, यानी संलयित हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। सपोज करते हैं एक नाभिकीय है, एक नाभिकीय है और एक नाभिकीय है, मिलकर के एक हो जाते हैं, तो इसको क्या कह देते हैं, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में जो है कैसे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन से जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सौर मंडल जो है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा सोलर सिस्टम है यहाँ पे भाई ग्रहों की संख्या कितनी है, यहाँ पे ग्रहों की संख्या जो है कितनी है, ग्रहों की संख्या 8 है।
अच्छा पहले कितनी थी? तो पहले थी हमारी साथियों 9 थी। कितनी थी? 9 थी। अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है 8 है। दो कब से हैं? तो ये 2006 से हैं, जब प्लूटो को कहा गया कि तुम जो है ग्रह बनने के काबिल नहीं हो, तुम प्लैनेट बनने के काबिल नहीं हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है साथियों वह कौन सा है? वह है हमारा सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो मरकरी है। सबसे दूर पूछा जाए तो कौन सा है? सबसे दूर हमारा है नेपच्यून है। ठीक है, आगे जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो हमने पहले ही बता दिया है नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून होने वाला है हमारा सबसे दूर का ग्रह। नेपच्यून यानी वरुण जो है सबसे दूर का ग्रह होने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है भाई? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बड़ा इन सबका पापा कौन है? जुपिटर है ना। जुपिटर क्या है भाई? यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अच्छा कोई पूछे जो है ये कौन से कलर का है? तो पीला ग्रह भी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। अच्छा सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो सर्वाधिक जो उपग्रह है वह भी किसके पास है? जुपिटर के पास है। अच्छा सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? सबसे जो बड़ा उपग्रह है वह किसके पास है? इसी के पास है, जिसका नाम क्या है भाई? गैनीमिड है। क्या नाम है? गैनीमिड है। तो यह भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह सबसे छोटू सा कौन सा है? मरकरी जो है सबसे छोटा होने वाला है, यानी बुध जो है, जो हमारा बुध है या क्या होने वाला है? सबसे छोटा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? वह होने वाला है मार्स यानी मंगल, यानी मामा जी जो है वह लाल लाल होने वाले हैं गुस्से में। ये लाल यानी कि रेड प्लैनेट जो है होने वाला है। 71 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है भाई? कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन हम शुक्र को कहते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? इसी को साथियों कहते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या कहते हैं भाई? तो इसी को हम कहने वाले हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो है कौन है? यही है। इवनिंग स्टार जो है कौन है? इवनिंग स्टार भी यही है। वहीं पे सबसे चमकीला, सबसे जो है चमकीला भी कौन है? यही है। और सबसे गर्म भी कौन है? तो सबसे गर्म भी कौन है? यही होने वाला है। ये हमको याद रखना है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन तो ये है ही। क्या इसके पास कोई उपग्रह है? नहीं है। बढ़ते हैं आगे 71 नंबर क्वेश्चन पे कि किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? सबसे लंबा दिन जो है कौन से ग्रह का होने वाला है साथियों? जो सबसे दूर होगा। अच्छा ये बताइए इन सब में सबसे दूर कौन है? अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी। तो ऑब्वियसली वो कौन सा होने वाला है? मार्स होने वाला है। कौन सा होने वाला है? मार्स होने वाला है, क्योंकि क्रम क्या है भाई? पहले है मरकरी, फिर उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद हमारा अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ, मार्स। मार्स जो है इस कड़ी में सबसे दूर है, तो मार्स पे सबसे बड़े दिन होने वाले हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो जो ग्रहों की दिशा है क्या है भाई? ग्रहों की जो दिशा है वह क्या है? वह है वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट है, यानी पश्चिम से क्या है? पूर्व है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा? मैं पूर्व से पश्चिम घूमूंगा। और उनका नाम क्या क्या है? यूरेनस और वीनस। कौन कौन से हैं? यूरेनस है और वीनस है। तो वीनस कहाँ गया भाई? वीनस है क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही होने वाला है। ये जो अतिरिक्त जानकारियां हैं यह भी हमें अपने दिमाग में फीड रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमने अभी जस्ट बताया शुक्र जो है, शुक्र यानी कि वीनस जो है वह सबसे गर्म ग्रह होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा ग्रह अपने वलयों के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने वलय यानी रिंग के लिए। तो रिंग किसके चारों ओर है भाई? तो रिंग किसके चारों ओर है? यह है सैटर्न के चारों ओर। किसके चारों ओर है? सैटर्न यानी शनि अंकल के चारों ओर क्या है भाई? शनि अंकल के चारों ओर जो है रिंग है। अगर जो है क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जो है शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक जो है वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद है कि आप जो है अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रहों वाला सर्वाधिक जो है सैटेलाइट किसके पास है?
तो वह है साथियों जुपिटर, अभी हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो क्या 365? नहीं, 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 जो है दिन, यानी कि 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे, और यही जो 6 घंटे हैं 4 साल बाद क्या हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। फिर जो हमारा ईयर होता है 366 डेज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। यह हमें याद रखना है। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया कि ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, तो क्या ग्रहों की कक्षाएं ऐसी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, गोलाकार नहीं होती हैं। ग्रहों की कक्षाएं कुछ ऐसी होती हैं, ग्रहों की कक्षाएं जो है कुछ ऐसी होती हैं, और ऐसे पाथ को हम लोग कहते हैं एलिप्टिकल। क्या कहते हैं? एलिप्टिकल, यानी वलयाकार जो है होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर झुका हुआ है, तो कौन सा ग्रह इसमें से है जो अपनी धुरी पर झुका हुआ है हल्का सा, तो वह है साथियों सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 80 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पेटी स्थित है, तो जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका है किन दो ग्रहों के बीच में है, एक तो हो गया हमारा मार्स और दूसरे हो गए हमारे जुपिटर अंकल। इन्हीं दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में जो हमारे क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह इन्हीं दोनों के बीच में जो है पाए जाते हैं। तो मार्स और जुपिटर है क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है, ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है क्या है भाई, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है, इसको रखा गया है ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में रखा गया है भाई, इसको कहा गया कि तुम भैया जो है क्या है, तुम जो है आज से क्या हो, ड्वार्फ प्लैनेट हो। ड्वार्फ प्लैनेट क्यों हो, क्योंकि क्या करते हो आप, कभी कभी तो सूर्य का चक्कर लगाते हो और कभी कभी जो है प्लैनेट का चक्कर लगा लेते हो, इसीलिए आप ग्रह बनने के काबिल नहीं हो। तो 2006 में क्या कहा गया, तुम ग्रह नहीं हो, तुम क्या हो भाई, ड्वार्फ प्लैनेट हो। यानी कौन सा ग्रह कहा गया इसे, बौना ग्रह। कौन सा ग्रह कहा गया, तो बौना ग्रह जो है कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था साथियों, तो वह था हमारा यूरेनस। कौन सा था, यूरेनस को पहली बार किससे खोजा गया था, दूरबीन से खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई हमारा 83 नंबर क्वेश्चन कि रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह, तो हमने अभी बताया कि जो सबसे चमकीला ग्रह है वह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र यानी कि वीनस जो है वह होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों कि प्रातः तारा व संध्या तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार और यूनिक स्टार किसे कहते हैं, तो मॉर्निंग स्टार और यूनिक स्टार किसे कहते हैं साथियों, वीनस को ही कहते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जिसका नाम है मून, और मून जो है, मून पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे, तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था भाई, नील आर्मस्ट्रांग। कब गए थे, तो 20 जुलाई 1969 को गए थे। कौन से मिशन से गए थे, तो अपोलो 11 मिशन से गए थे, जो कि कहाँ का था, यूएसए का था। अच्छा, इनके साथ और थे, कौन थे, एल्ड्रिन बज थे, और इनके जो पायलट थे, पायलट का नाम क्या था, तो उसका नाम था साथियों कॉलिन। क्या था, कॉलिन नाम था। तो यह फैक्ट भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया है भाई, सबसे तेज घूमने वाला, सबसे तेज घूर्णन किसका है, जो सबका पापा है, कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर क्या कहता है, मैं सबसे तेज घूमूंगा, सबसे तेज यही घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास कि जो है धूमकेतु मुख्य रूप से बने होते हैं, तो हमने कल जाना था ये किससे बने होते हैं साथियों, ये बने होते हैं बर्फ, डस्ट और गैसेस से, यानी आइस, डस्ट और गैसेस से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु की पूंछ किसकी ओर होती है, तो धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह होती है सूर्य की ओर। सूर्य है क्या, टुवार्ड्स द सन, यानी कि सूर्य की ओर होती है। किसकी ओर होती है, तो सूर्य की ओर जो है इसकी पूंछ होती है, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्काओं को कहा जाता है, तो उल्का को भाई हम लोग क्या कहते हैं, उल्का जलते हैं तो जलते हैं तो ऐसा लगता है कि शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं इसे, शूटिंग स्टार। इसी को गांव में क्या कहा जाता है, टूटता तारा कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है, ऐसी एक हमारे दिमाग में क्या है भाई, ऐसा एक कंसेप्शन जो है क्या होता है, दिमाग में आता है। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर टूटते हुए तारे से जो है विश मांगी जाए तो वह पूरी हो जाती है। तो ये फिलहाल एक प्रकार की कल्पना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब उल्का पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो जब उनका नाम होता है मेटेरॉइड, और जब जलते हैं तो उन्हें मेटेरॉइड कहते हैं, जो पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हें मेटेरॉइड कहते हैं। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर बी जो है
वह सही हो जाएगा, यानी मेटेरॉइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना भाग सूर्य जो है, कितने भाग में सूर्य है, तो 99.8% भाग में क्या है, सूर्य है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रेट रेड स्पॉट कहां पे है, तो हमने कल डिस्कस किया था, जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर में क्या है, अगर ये जुपिटर है तो यहाँ पे क्या है, ऐसे बड़े बड़े रेड कलर के जो है धब्बे वहां पे बने हुए हैं, और तो ये कहां पे है भाई, जुपिटर में, यानी रेड कलर के स्पॉट धब्बे कहां पे हैं, जुपिटर यानी बृहस्पति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पृथ्वी का नीला रंग किस कारण होता है, तो पृथ्वी का नीला रंग जो है बहुत ज्यादा पानी के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो है कितने परसेंट पानी पाया जाता है साथियों, 71% पानी जो है पृथ्वी पर पाया जाता है। आइस जियांट यानी बर्फ से मिलकर के कौन बने हुए हैं, लास्ट वाले जो दो प्लैनेट हैं, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, कौन से ऑप्शन में है, बी जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बिल्कुल ही हमारे जो मरकरी है और वीनस है, इनका कोई उपग्रह नहीं है, तो मरकरी और वीनस का क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी है क्या कहीं पे, अच्छा एस्ट्रोनॉमी क्या होगा भाई, एस्ट्रोनॉमी जो है वह बिल्कुल ही सही होने वाला है। उसके बाद क्या दिया गया है 97 नंबर का क्वेश्चन, कि शनि के अलावा जो है किसके पास जो है क्या है भाई, किसके पास वलय है, तो ऐसा भी माना जाता है कि शनि के अलावा जो जुपिटर है इसके पास भी क्या है, वलय है, जो सही से विजिबल नहीं होती है, तो जुपिटर जो है सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तो हमने डिस्कस किया था कि 6000 डिग्री सेल्सियस क्या है, सूर्य की सतह का तापमान है। सूर्य की सतह, अच्छा इसको कहते क्या है, इसकी जो बाहरी लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, ये आप जो है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन, कि क्यूपर बेल्ट किसके किसके बीच में है, ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, और हम 100 वाला जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, कि कौन सा बल ग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखता है, तो ऑब्वियसली वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह ग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। तो हमने बिना रुके बिना थके क्या कर लिया है भाई, 100 क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसमें 100 में से आपके कितने क्वेश्चन जो थे वह सही थे, कमेंट बॉक्स में सारी चीजें जरूर बतानी है। अब वहीं पर अगर जो है आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लगे हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो क्या करिएगा, पहली बात तो आप जो है इस वीडियो के लिंक को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप खुद भी क्या करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहीं पर जो है क्या करिएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कि लक्ष्य 24 क्लासेस, वहां से भी जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही अपडेटेड क्लास के लिए, ऐसी ही जानकारी युक्त क्लास के लिए, क्रमवार क्लास के लिए जो है बिल्कुल जो है हमारे चैनल के ऊपर नजर अपनी जो है बनाए रखिएगा। और थोड़ा सा इस चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि हमने अभी जो है रिसेंटली इस चैनल की शुरुआत की है, तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमें बल मिलेगा, और हमें बल मिलेगा तो हम आपकी तैयारी को और अच्छी जो है करने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।